Welcome guys, welcome to this daily PYQ research program। और जैसा आपको मालूम है इसमें हम डेली कुछ PYQs डिस्कस करते हैं, डिस्कस ही नहीं रिसर्च करते हैं। एंड आई हैव ऑलरेडी शोन यू कि कैसे डायरेक्टली 30 to 35 क्वेश्चंस डायरेक्टली PYQ से रिपीट होते हैं प्रीलिम्स में हर साल। आज के क्वेश्चन पे आते हैं। 9th शेड्यूल के बारे में पूछा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ये इंट्रोड्यूस हुआ था। 2019 का ये PYQ है। एंड एज ऑल ऑफ यू नो कि 9th शेड्यूल जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ था और ये जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम का हुआ है, राइट। लेकिन हमने यहीं पे नहीं रुकना है क्योंकि 9th शेड्यूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये मैंने पिछले इसमें भी आपको डिस्कस किया हुआ था कि क्या 9th शेड्यूल जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है या नहीं है। अगर ओपन है तो क्या वो एंटायरली ओपन है, और अगर एंटायरली ओपन नहीं है तो कौन सा वो साल है जिसके बाद वो ओपन है जुडिशियल रिव्यू के लिए। और अगर ये साल 1973 है तो कौन सी वो जजमेंट है जिसके तहत ये बताया गया कि 1973 के बाद जो जो एक्ट 9th शेड्यूल में रखे गए हैं उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। वो जजमेंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ हमने रुकना यही नहीं है, हमें देखना है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और इसके द्वारा जो नए प्रोविजन लाए गए थे उनको हमने यहाँ पे देखना है। देखो इससे लैंडमार्क चेंजेस आपके कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं और ये आपके मेंस में भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ सम लैंडमार्क changes were done in the constitution and within 1 year of the um, enforcement or within 1 years of the इंडिया बिकमिंग अ रिपब्लिक। सो पहला इसमें जो चेंज आया कि इट एम्पावर्ड द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो जो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 थे उसमें अमेंडमेंट किया गया और ये बात लिखी गई कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए हम कुछ एडवांस्ड प्रोविजन स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं। तो ओरिजिनली आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थे, याद रखना। ये जो है ये आपके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाए गए। दूसरा, इन अ नटशेल रिजर्वेशन के लिए ओपनिंग जो वहां पे की गई वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से की गई। दूसरा कि इट प्रोवाइडेड फॉर सेविंग ऑफ द लॉ फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन ऑफ एस्टेट एटसेट्रा, राइट। तो ये सारी बातें भी इसमें ऐड की गई, राइट। आप मुझे बताएंगे कि ये प्रोविजन कौन से आर्टिकल में दिया गया है कि अगर आप एक्विजिशन ऑफ एस्टेट कर रहे हैं फॉर पब्लिक पर्पज तो वो जो है वो उसको सेव किया जाएगा, राइट। उन सारे लॉज को नलिफाई नहीं किया जाएगा। ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। देन आता है कि 9th शेड्यूल के बारे में भी यहाँ पे प्रोविजन किया गया टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म एंड अदर लॉज, राइट। तो मेनली 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म्स के जो लॉ है वही लाए गए थे। आपको याद होगा गुरु कि इससे पहले, राइट, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पहले इंडिया में थी राइट टू प्रॉपर्टी एज फंडामेंटल राइट। लेकिन फंडामेंटल राइट होने की वजह से, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी वॉज ए फंडामेंटल राइट, तो लैंड रिफॉर्म कर नहीं पा रही थी सरकारें, क्योंकि लैंड रिफॉर्म के लिए आपको एक की जमीन लेनी होगी फिर दूसरों को बांटनी होगी। तो जिससे जमीन ले रहे हैं उसका राइट टू प्रॉपर्टी तो फंडामेंटल राइट तो ब्रीच हो गया। इसीलिए ऐसा एक प्रोविजन लाना पड़ा 9th शेड्यूल का, राइट। एंड इट एडिड 3 मोर ग्राउंड्स। इंपॉर्टेंट बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे 3 और ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऐड किए गए, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। ये जो 3 ग्राउंड्स है, आजकल जो 8 ग्राउंड्स हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रिस्ट्रिक्शंस के, उसमें 3 जो है ये नए ऐड किए गए, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट एंड इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, राइट। इट प्रोवाइडेड दैट स्टेट trading and nationalization of any trade or business by the state, again यहाँ पे सोशलिस्ट प्रिंसिपल को प्रमोट किया गया और ये लिखा गया कि अगर अगर सरकार जो है नेशनलाइजेशन करे किसी भी ट्रेड एंड बिजनेस का तो वो आपके फ्रीडम ऑफ, राइट, ये आपके फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट नहीं जाएगा, राइट। सो इफ स्टेट मोनोपोलाइजेज एनी ट्रेड और बिजनेस, ये बात भी आपकी लिखी गई, राइट। सो दैट वुड बी लीगल इन नेचर। ये बात भी आपकी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाई गई थी। सो आई होप फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की आपको एक ब्रॉड पिक्चर यहाँ पे मिली होगी। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल प्लेसिंग इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। ये एकदम झूठ बात है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ इंडिया आया था मोरारजी देसाई के टाइम पे, और मोरारजी देसाई ने हर वो काम किए जो कि नॉर्मली, राइट, 44th अमेंडमेंट एक्ट से हर वो काम किए जो कि नॉर्मली इंदिरा गांधी जी के द्वारा जितने भी आपके लेजिस्लेटिव चेंज किए गए थे
जो टोटलिटेरियन चेंजेस लाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसको रिप्लेस करने के लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था बेसिकली। तो 42nd CAA के बहुत सारे प्रोविजन इससे नलीफाई हुए, 38th CAA के कई सारे प्रोविजन इससे नलीफाई हुए। तो ये तो एकदम झूठ बात है। एंड देन आता है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ये तो आपकी एकदम सही बात बोल रहा है। 99th कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक्ट जो है, अमेंडमेंट एक्ट, ये आपका एनजैक से डील कर रहा है। एनजैक जो कि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसी को हम फोर्थ जजेस केस भी कह रहे हैं, फोर्थ जजेस केस। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो कि सरकार बनाना चाहती थी, जिसमें सरकार चाहती थी कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हो, कुछ सुप्रीम कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव हो, और ये डिसाइड करे कि अगले जज कौन होंगे। करंटली देयर इज अ कोलिजियम मेथड, कोलिजियम मेथड। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अंडर कोलिजियम मेथड कितने जजेस का कोलिजियम क्रिएट किया जाए हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए, राइट। सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस का कोलिजियम क्रिएट होता है हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, राइट। सो 4+1 तो आपको आपने देखा होगा इसके लिए, क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। आप मुझे बताएंगे हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कितना बड़ा कोलिजियम होता है। सो ये वाला जो प्रोविजन है, बी टू ओनली इज द आंसर। ये वाला जो प्रोविजन है गुरु, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट से नहीं आया था, ये आपका 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, जो कि इंदिरा गांधी ने ही लाया था। और इसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन जो है ये जुडिशियल रिव्यू से अलग रखे गए थे, राइट। और ये इंपॉर्टेंटली इसीलिए लाया गया था क्योंकि आपने सुना होगा देयर वाज राज नारायण केस, राज नारायण केस, राइट। ये इंदिरा गांधी के अगेंस्ट आया था। और इस केस में बेसिकली इंदिरा गांधी के इलेक्शन को नलीफाई कर दिया गया था। आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी कि इंदिरा गांधी जी का जो इलेक्शन है, इलेक्शन एज एन एमपी, इसको हम नलीफाई वॉइड डिक्लेयर करते हैं क्योंकि इसमें स्टेट मशीनरी का यूज किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ आपके जो भी राइट, जो आपका फॉर द पर्पज ऑफ योर इलेक्शन कैंपेन एटसेट्रा, उसमें स्टेट मशीनरी, स्टेट की गाड़ियां, ऑफिसर्स एटसेट्रा का यूज हुआ है। तो इससे जो है इसे हम नलीफाई करते हैं, राइट। सो दिस वाज द मेन ग्राउंड। इसीलिए 39th अमेंडमेंट एक्ट से ऐसा एक प्रोविजन लाया गया कि मतलब जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शन है उन्हें जुडिशियल रिव्यू से अलग रखा गया। 44th अमेंडमेंट एक्ट से इस प्रोविजन को नलीफाई किया गया था, राइट। 38th अमेंडमेंट एक्ट अगेन इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करता है तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर फॉल नहीं करेगा। दैट डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी वुड बी फुल एंड फाइनल। अगेन इसको भी 44th अमेंडमेंट एक्ट से मुरारजी देसाई की सरकार ने इसे डू अवे कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन गुरु कि मोशन टू इम्पीच द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये एकदम झूठ बात है। कैन नॉट बी रिजेक्टेड मीन्स कि ऐसा कोई भी मोशन स्पीकर के द्वारा रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ये एकदम झूठ बात है। इसे हटा दो, इसे हटा दो। आपको मालूम है कि स्पीकर के पास, स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास या फिर जो आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, इनके पास ये पूरी अथॉरिटी रहती है कि अगर जज के रिमूवल के लिए कोई भी मोशन लाया जा रहा है तो उसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ये डिसाइड करेगा आपका स्पीकर, अगेन, राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो मनी बिल है उसे तो डिसाइड करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा कि यस दिस बिल इज मनी बिल, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि कौन सर्टिफाई करेगा, हु इज द अथॉरिटी टू सर्टिफाई द नेट रिसीट्स, नेट रिसीट्स, रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि कितना रेवेन्यू रिसीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आई है, वो नेट रिसीट्स को सर्टिफाई करने की अथॉरिटी कौन है, राइट। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसे तो आप एलिमिनेट कर दो। थर्ड स्टेटमेंट सही होनी ही है। इट मीन्स सेकंड इज बाय डिफॉल्ट इनकरेक्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में दिया ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल ऑफ व्हाट। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी चीज की डिटेल नहीं दी गई है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। नॉर्मली डिटेल नहीं दी होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, तभी तो आपको जजेस इंक्वायरी एक्ट बनाने की जरूरत पड़ी। देन आता है थर्ड, तो बाय डिफॉल्ट सही ही होगा। ऐसे आप एलिमिनेशन मेथड को यूज कर सकते हो, तो इसके पढ़ने की भी उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लो कि डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ जजेस इंक्वायरी एक्ट इज गिवन इन जजेस इंक्वायरी एक्ट। अगेन ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। अगर दो सही होगा तो तीन सही नहीं होगा, अगर तीन सही होगा तो दो सही नहीं होगा, क्योंकि दो सही कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ
what constitutes in incapacity and proved misbehavior, right? So such details are not given in the constitution. आप मुझे बताएंगे कि प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए कौन सी वो कंडीशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस्क्राइब की गई है। फोर्थ आपका कह रहा है इफ द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जजेस इज टेकन अप फॉर वोटिंग द लॉ रिक्वायर्स द मोशन टू बी backed by each house of the parliament and supported by majority of total membership of that house by not less than two-third of the total members of that house present and voting। फोर्थ आपकी सही स्टेटमेंट है, 3 and 4 वुड बी योर आंसर। एंड आपको ये बात याद रखनी है कि अगर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिमूवल के लिए कोई भी मोशन आ रहा है तो किसी भी हाउस में प्रेजेंट करने से पहले अगर वो लोकसभा में ओरिजिनेट हो रहा है मोशन तो 100 मेंबर्स 100 MPs के उसमें सिग्नेचर पहले होने चाहिए। अगर राज्यसभा में ओरिजिनेट हो रहा है तो 50 MPs के उसमें सिग्नेचर पहले होने चाहिए, तभी जाकर के वो जाएगा पहले स्पीकर के पास। स्पीकर या चेयरमैन डिसाइड करेगा इसे एक्सेप्ट करें या नहीं। एक्सेप्ट कर दिया तो वो जाएगा राइट। अगर एक्सेप्ट कर दिया गया मोशन तो उस हाउस में जहां पे एक्सेप्ट किया गया है मोशन वहां पे क्रिएट की जाएगी एक इंक्वायरी कमेटी। एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी और इंक्वायरी कमेटी कैसी होगी इसकी डिटेल दी गई है सेक्शन 3 ऑफ जजेस इंक्वायरी एक्ट में, राइट। इस इंक्वायरी कमेटी के मेंबर होंगे वन शेल बी चोजन फ्रॉम अमंग चीफ जस्टिस और अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। या तो वो चीफ जस्टिस होगा या अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ किसी भी हाई कोर्ट होगा। और तीसरा जो मेंबर होगा वो होगा एनी एनी पर्सन who is a distinguished jurist in the eyes of speaker। अगेन ये इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट वाला सीन आपने देखा होगा कि अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट या तो किसी एक ऐसे मेंबर को अपॉइंट करेगा, एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेगा जो 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट का वकील रहा हो, 5 साल तक हाई कोर्ट में कंटिन्यूटी में वो जज रहा हो, या फिर वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट। ये होगा सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफिकेशन। लेकिन इस ये जो मेंबर की 3 मेंबर की कमेटी बनेगी टू इंक्वायर इनटू द ऑफेंसेस अगेंस्ट द जज बीइंग रिमूव्ड। अगर उनके खिलाफ कोई ऐसी कमेटी बन रही है तो उस कमेटी के मेंबर ये होंगे या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर एनी अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दूसरा इसका मेंबर होगा, और तीसरा एनी पर्सन हु इज a distinguished jurist in the eyes of speaker or chairman as the case may be, right? So this is it। and next आता है आपका which article of the constitution of India safeguards one's right to marry the person of one's choice। याद रखना दिस इज आर्टिकल 21। ये आपका राइट टू लाइफ के अंडर आता है गाइस। और ऑलरेडी राइट टू लाइफ से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंडर फॉल होता है, ये भी आपके आर्टिकल 21 के अंडर आता है। अगेन अगर आपको बोले कि राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट, राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट ये किस आर्टिकल के अंडर आ रहा है, आर्टिकल 21। राइट टू डिग्निटी किस आर्टिकल के अंडर आ रहा है, आर्टिकल 21। राइट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन कंट्री आ रहा है आर्टिकल 19 में। लेकिन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्रॉम कंट्री आउटसाइड, राइट, कंट्री से बाहर जाना और कंट्री के अंदर फिर वापस आना, ये राइट आपको मिलता है आर्टिकल 21 के अंदर। आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन से वो आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट कौन कौन से वो फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, दे आर नॉट अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस और द provisions contained in ordinary law cannot act as prohibition or limitation on the constitutional power under article 142। this could mean which of the following, right? so simple बात है, article 142 जिसको भी पता है this is an article that provides for the supreme court की power to do complete justice। तो जिसको भी पता है कि ये दिस आर्टिकल समथिंग डील्स विद सुप्रीम कोर्ट की पावर्स तो वो चीजों को एलिमिनेट कर सकता है। इलेक्शन कमीशन का कोई मेंशन नहीं है, राइट। सुप्रीम कोर्ट यहाँ बताया हुआ है, अभी रुको। फाइनेंशियल इमरजेंसी कोई चीज डील नहीं कर रही है, राइट। स्टेट लेजिस्लेचर कोई चीज डील नहीं कर रही है, राइट, क्योंकि ये तो आपकी सुप्रीम कोर्ट की पावर की बात कर रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन नॉट मेक लॉ इन सर्टेन मैटर्स विद रेफरेंस टू कंकरेंस लिस्ट, नो, ये तो डील कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की पावर। सो ऑप्शन बी सीधा आप मतलब इन कीवर्ड्स को देख के चीजों को एलिमिनेट कर दो। किसी को क्लियर होगा आर्टिकल 142 इट मींस सुप्रीम कोर्ट की पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस, जो कि डिफाइन नहीं है कि कंप्लीट जस्टिस मतलब क्या।
इसलिए ये बहुत आर्बिट्रेरी पावर भी है, बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बहुत ज़्यादा मिसयूज के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल जस्टिस लोढ़ा कमीशन बना दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंडर आर्टिकल 142 टू गवर्न क्रिकेट इन इंडिया। अब बताओ ये क्या सुप्रीम कोर्ट का काम है, क्रिकेट को गवर्न करना, राइट। सो इस तरीके से मैनी पीपल आर क्रिटिसाइजिंग कि ये जो है एक तरीके से अगेंस्ट जा रही है फ्रॉम द आई मीन अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सो दिस इज योर राइट आंसर, कंप्लीट जस्टिस। आप मुझे बताएंगे आर्टिकल 143 किस चीज़ से डील कर रहा है। आई होप ये लेक्चर सीरीज आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रही होगी। आप लोग मेरे इनिशिएटिव्स को अनअकैडमी पे फॉर फ्री फॉलो कर सकते हैं। फ्री लेक्चर्स की आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं द यूपीएससी हब टेलीग्राम पे। सो दिस इज़ हाउ वी आर डूइंग द रिसर्च ऑफ पीवाईक्यूज, और वहाँ बहुत ज़्यादा इलेबोरेट हम रिसर्च कर रहे हैं। आजकल इकोनॉमी के पीवाईक्यूज हम डिस्कस कर रहे होते हैं, राइट। और कंप्लीट रिवीजन चल रहा है। कंप्लीट रिवीजन हमारा साइंस एंड टेक का भी फ्री में चल रहा है, राइट। आप वो सारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं माय इनिशिएटिव्स। सो कमेंट में बताइए गाइस ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।